everyone, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at SRCC Shriram College of Commerce, University of Delhi. आज का वीडियो मेनली मैं उन लोगों के लिए बनाने वाली हूँ जो लोग अभी कॉलेज के अंदर आने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। बेसिकली आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पूरे करिकुलम के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हें कैसे राइट डिसीजंस लेने चाहिए, क्या क्या गलतियाँ तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, और बेसिकली जो तुम्हारा ग्रेडिंग सिस्टम है, जो तुम्हारा जब रिज़ल्ट आएगा तो वो कैसा दिखेगा, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में तुमको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब तुम सोचोगे 7 सब्जेक्ट्स, यार इतने तो हमने 12th में भी नहीं पढ़े। बट देखो यहाँ पर ये एक हार्श रियलिटी है कि 7 सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। बट इसमें ये है कि सारे सब्जेक्ट्स का जो है वो इक्वल वेटेज नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि परसेंटेज सिस्टम नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो तुम्हें ग्रेड पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे तुम्हें अगर याद हो तो बहुत पहले जैसे 10 CGPA मिलते थे, 9 CGPA, 8, 7 ऐसे CGPA जो होते हैं वो अलॉट होते हैं। और तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो भी SGPA जो होता है वो सेमेस्टर के लिए होता है, और CGPA जो होता है वो पूरा 1 साल के लिए होता है। तो तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो भी इसी फॉर्मेट में आने वाला है, ना कि कोई परसेंटेज के बेसिस पे जैसा कि तुम्हारा 12th में हुआ था या फिर 10th में हुआ था। तो ये बात को क्लैरिटी से समझ लो। अब मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रही थी, तो अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो सारे 7 जो सब्जेक्ट्स मैं बता रही हूँ उनका इक्वल वेटेज नहीं होता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं 4 क्रेडिट के और बाकी होते हैं 2 क्रेडिट के। तो जो 4 सब्जेक्ट्स है, जो तुम्हारे 3 कोर सब्जेक्ट्स होंगे और एक जी होगा जिसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्टिव, वो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये होंगे तुम्हारे 4 क्रेडिट पॉइंट्स के, और बाकी के जो 3 हैं वो होंगे तुम्हारे 2 क्रेडिट पॉइंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से 3 सब्जेक्ट्स जो हैं उनका वेटेज कम है और कौन से जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होती है। ठीक है, तो अब डिटेल में बात करते हैं एक सब्जेक्ट को लेके। जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो बीकॉम ऑनर्स की मैं बात कर रही हूँ। बीकॉम ऑनर्स में जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो है तुम्हारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसको हम शॉर्ट में MPA भी बोलते हैं। देखो ये तुम्हें लगेगा कि पूरा ही 12th के बेसिस पे है, कुछ अलग अलग ऑथर्स के नाम हैं, अलग अलग बुक्स है, डेफिनेटली थोड़ा कंटेंट जो है वो अलग अलग मिल जाएगा। पर बेसिकली अगर तुम 12th की NCERT से भी करते हो तो भी तुम्हारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है आराम से निकल जाता है। MPA जो है वो BST का ही सिनोनिम है एक तरीके से। बट हाँ, कुछ टर्म जो है जो वहाँ पर तुम किसी सेम प्रोसेस को कुछ और बोलते थे, अब उसी प्रोसेस को MPA में कुछ और बोलोगे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझनी होगी। बट अगर तुमने 12th का BST अच्छे से पढ़ा है तो MPA में तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से एक छोटी सी रीडिंग के साथ तुम्हारा जो पूरा एग्ज़ाम है वो आराम से तुम एस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्या हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। अब आ जाते हैं बिजनेस लॉ में। अगर CA फाउंडेशन की तुम लोग तैयारी कर रहे हो, ऐसा कुछ है, तो तुम्हें पता ही होगा कि बिजनेस लॉ में क्या होता है। और CA फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो लगभग सिमिलर होता है सेम 1 के बिजनेस लॉ से। बाकी बिजनेस लॉ जो नहीं कर रहे हैं CA फाउंडेशन, उनके लिए मैं बता दूं कि देखो बिज़नेस लॉ में क्या होगा, बेसिकली छोटी मोटी चीज़ें होंगी, केस लॉज होंगे, क्या लायबिलिटी होती है, मतलब होता ना कि बहुत ही एक ब्रीफ में ओवरव्यू मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने क्लैट दिया था तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि बिज़नेस लॉ कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या जजमेंट्स हैं। तो तुम्हें केस लॉज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो केस लॉज तुम्हें अपने जो प्रोफेसर है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट मार्क करवा देंगे और तुम्हें वैसे पढ़ना होगा। अब तुम ये समझ लो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो किसकी क्या लायबिलिटी है, और मतलब होता ना बहुत ही बेसिक हर चीज़ का बहुत ही एक ओवरव्यू मिलेगा। इसलिए मैं 1-2 सेंटेंसेस में इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी, पर ये समझ लेना कि क्या पनिशमेंट होती है, क्या डैमेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें बिजनेस लॉ में अच्छे से सीखने को मिलेगी। अब जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो तुमने 11th में पढ़ा है बेसिकली उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, और 11th भी और थोड़ा 12th भी, उसी के ऊपर जो है तुम्हारा अकाउंट्स वैसे भी बिल्डअप होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है और सेकंड सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है, जो कि पूरा कंपनी से रिलेटेड होता है। पर अभी हम इस वीडियो में उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करती हूँ। तो जैसे लीजेस हो गया, इंटैंजिबल एसेट्स हो गया, ऑल्दो इनके वेटेज कम होते हैं पर ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पार्टनरशिप
जो होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, इन सारे चीज़ों के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा भी मतलब मैं कह सकती हूँ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, पर हाँ ये है कि तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कुछ चैप्टर्स जो है वो तुम स्किप करके भी पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे सेमेस्टर में ऐसा हुआ था। हमने सोचा था कि इन दोनों में तो ऑप्शन आएगा तो एक चैप्टर कर लेते, एक नहीं करते, पर वो बहुत ही तरीके से फ्लॉप हो गई थी वो स्ट्रैटेजी, क्योंकि उन्होंने अगर 2 ऑप्शन भी दिए तो एक चैप्टर से दिया, दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे चैप्टर से दिया, तो एक तरीके से आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली मैं अगेन अगर बताऊँ तो एक पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और बेसिक चीज़ें जो है जो तुमने पहले भी कवर करी होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स, उसके ही थोड़े एडवांस चीज़ें आएंगी। थियोरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, पर प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर ये नहीं है कि थियोरी तुम छोड़ के बैठो, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना यूनिवर्सिटी के पेपर में, तो तुमको 8-8 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, 4 नंबर के हो सकते हैं। अब तुम्हें छोटी सी चीज़ में मटेरियलिटी पे अगर 4 नंबर का लिखने को बोल दे, तुम क्या लिखोगे? तो थोड़ा सा अगर तुम रीड करते हो तो ही तुम लिख पाते हो, तो इसलिए थ्योरी भी हमें नहीं छोड़नी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। हालांकि अगर तुम चाहो तो मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ कि किसको कैसे कवर करना है। एक होता है ना एक छोटी सी स्ट्रैटेजी, तुम्हें थोड़ा टिप्स, थोड़ा आइडिया लग जाए, क्योंकि देखो जब तुम आओगे ना तो हर सब्जेक्ट की इतनी सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि पहले कौन सा करूँ बाद में कौन सा करूँ। प्रोफेसर्स इतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पाते हैं, सिलेबस इतना वाइड होता है। तो अगर हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं डेफिनेटली इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे भी वीडियोस बना दूँगी। ठीक है, मैं एक बेसिकली एक स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ, एक एक टॉपिक तो पढ़ा नहीं सकती डेफिनेटली, बट हाँ स्ट्रैटेजी से भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो हमने जो है 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो पढ़ने ही पढ़ेंगे वो कवर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं जनरल इलेक्टिव में। मेरा जो पर्सनल चॉइस थी वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया था। यूजुअली लोग यही सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, बाकी दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, इंग्लिश वगैरह भी चीज़ें होती हैं, वो भी ऑप्शंस होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स और ऐसे बहुत सारी स्पोर्ट्स वगैरह भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं लोग। तो तुम ये ना, अब मैं इन टाइप के सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अगर किसी ईजी सब्जेक्ट की फैकल्टी बहुत स्ट्रिक्ट है तो कोई पॉइंट ही नहीं है उस सब्जेक्ट को चूज़ करने का, क्योंकि तुम्हें इंटरनल्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इंटरनल्स जो है वो मेजर जो है वो तुम्हारे पूरे जो रिज़ल्ट होता है उसके अंदर इंटरनल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है तुम्हारे रिज़ल्ट बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए भी। तो इस बात का ध्यान रखना। एंड में तुम्हें बताऊंगी कितने मार्क्स का होता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा जनरल इलेक्टिव। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं अगर बताऊंगी किस पर बेस्ड था, तो 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स थी उस पर बेस्ड है, वो ही फाउंडेशन है, उसी के ऊपर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते जाते हैं। रीडिंग्स मिलती है तुम्हें, रीडिंग्स होती है फॉरेन ऑथर्स की, तो वो जो एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं वो अमेरिका के देते हैं, डॉलर्स में अमाउंट होता है, तो थोड़ा सा उस वजह से तुम समझोगे कि डिफरेंट है। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक होता है ना, बेस जो है वो 11th का ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ये तो हमने बात कर ली 4 सब्जेक्ट्स की। अब आ जाते हैं सेक, वैक और एईसी। देखो सेक होता है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। अब स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, पहले देखो मैं मेरा बता देती हूँ कि मेरे पास कौन सा जो है वो सब्जेक्ट था। मेरे पास जो सब्जेक्ट था फर्स्ट सेमेस्टर में वो था कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। हमारी जो फैकल्टी थी बहुत चिल थे, उन्होंने अच्छे मार्क्स दे दिए, बस उतना ही चाहिए था मुझे, अच्छी अटेंडेंस दे दी। देखो कॉलेज में आने के बाद ना तुम ये सारी चीज़ें सोचने लग जाते हो, क्योंकि देखो बहुत कम ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो बहुत सीरियसली सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव यही हो जाता है कि जो है हम इजी सब्जेक्ट चूज़ करें, इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट चूज़ कर लें, ताकि हमारी सीजीपीए जो है वो बच जाए। तो इसलिए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, अगर कोई फैकल्टी अच्छे से पढ़ाए भी तो भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, तुम्हें बोलना आता है तो इसके अंदर क्या क्या। और सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये जो 4 पेपर्स होते हैं जिनकी मैंने पहले बात करी, 3 सब्जेक्ट्स और तुम्हारा जीई जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बताया, इनके फुल फ्लेजेड एक्सटर्नल पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो वो बात समझनी ज़रूरी है कि इनके एक्सटर्नल पेपर्स होते हैं। और ये जो सब्जेक्ट्स के जो जिसकी मैं अब बात कर रही हूँ, जैसे सेक, तो कुछ ऐसे होते हैं सब्जेक्ट्स जिनके पेपर होते हैं, पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। जैसे कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ के सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम था, कोई रिटर्न पेपर नहीं था। बट मैं गारंटी नहीं दे सकती कि हर स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का जो है वो यही पैटर्न होगा, ज़रूरी नहीं है। रिटर्न एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं, तो ये बात को तुम्हें अच्छे से दिमाग में रखना।
ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अब वैल्यू एडिशन कोर्स की, तो वैल्यू एडिशन कोर्स मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में डिजिटल एम्पावरमेंट था। अगेन बहुत इजी सब्जेक्ट था, अगेन अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कोई एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं था, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं था मगर प्रैक्टिकल था जिसके अंदर हमारा वाइवा हुआ था, हमें कुछ कुछ चीज़ें बनानी थी। अगेन दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्कोरिंग। तो मतलब मेरे इन सेकवैक ए और AEC की जिसके आगे मैं बात करूँगी, इनमें तो मेरे 10 ही ग्रेड पॉइंट था। तो इसीलिए मैंने ऐसे ही सब्जेक्ट मतलब सेम 1 में तो मैंने ऐसे रैंडमली चूज़ किया था, बट लकीली वो सारे सब्जेक्ट जो है वो इजी ही निकले और उनके सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स ही हुए। ठीक है। तो ये 2 मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए जो तुम चूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें प्रैक्टिकल वाले जो है एग्ज़ाम्स देने हैं इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के पेपर, क्योंकि कुछ पेपर्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी के जैसे तुम्हारे बाकी जो मेन पेपर्स हैं उनकी तरह ही पेपर होंगे। तो अब आ जाते हैं हम एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स विच इज़ AEC। AEC की बात करूँ मैं तो इसके अंदर तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, या तो तुम लैंग्वेज चूज़ करो या फिर EVS। देखो पहले सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब तुम चाहो तो पूरे हर सेमेस्टर में तुम हिंदी पढ़ोगे या हर सेमेस्टर में तुम EVS पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या करना होगा, पहले सेमेस्टर में वो तुम्हें अलॉट करेंगे, फॉर एग्जांपल उन्होंने EVS अलॉट किया तो सेकेंड सेमेस्टर में वो तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें अपनी लैंग्वेज जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। तुम्हें ना एक बार जब तुम्हारा अलॉट हो गया कॉलेज तो गूगल फॉर्म देंगे वो, जिसके अंदर तुम्हें अपनी GE सारी चीज़ें है ना उसमें टाइप करके देनी होगी। तो ये जब तुम कॉलेज में आ जाओगे उससे पहले ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए जो वीडियो है मैं अभी बना रही हूँ ताकि तुम जो फॉर्म भरोगे, जैसे हमें तो एक गूगल फॉर्म दिया था जिसको हमें फिल करना था और उसी की बेसिस पे हमें सेक्शंस में हमें डिवाइड किया गया था और उसी के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें रोल नंबर वगैरह चीज़ें हुई थी। ठीक है। तो अगर मैं AEC की बात करूं तो AEC में तुम्हें एक सेमेस्टर EVS पढ़ना पड़ेगा और एक सेमेस्टर लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। अब लैंग्वेज का क्या मतलब है, देखो लैंग्वेज में तुम्हें बताना होगा उस गूगल फॉर्म में, जहाँ तक मुझे याद है ऐसा कुछ था कि हमें पूछा था कि हमने हिंदी कहाँ तक पढ़ी है। तो हिंदी कहाँ तक पढ़ी है, तो मैंने जो 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है, फिर 9th 10th के अंदर मैंने संस्कृत ले ली थी। तो मैंने हिंदी पढ़ी है 8th क्लास तक, तो इसलिए मुझे हिंदी C अलॉट हो गया। बट अगर तुमने 10th क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी B अलॉट होगा, और अगर तुमने 12th क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी A अलॉट होगा, और अगर तुमने हिंदी पढ़ी ही नहीं है तो हिंदी D अलॉट होगा। कुछ कुछ कॉलेजेस में जो है ऐसा भी होता है कि तुम्हें दूसरी लैंग्वेजेस भी ऑफ़र कर दे, जैसे कुछ लोग जो साउथ इंडिया से होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती तो वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। बट देखो ये चीज़ें कंडीशनल है, अगर तुम्हारा कॉलेज प्रोवाइड करता है तो ठीक है। अगर तुम्हारा कॉलेज प्रोवाइड करता है तो ही तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है कि तुम ऐसी लैंग्वेजेस को ऑप्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अब ऐसा तो कर नहीं सकती ना यूनिवर्सिटी की, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलेज इस चीज़ का कोर्स प्रोवाइड नहीं करता इसलिए हम वो सब्जेक्ट ऑफर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे कॉलेज में ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है जिसके अंदर जो तुम चाहते हो वो पढ़ाया जाए, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइम पर तुम्हें एक दूसरे कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम क्लस्टर स्टूडेंट्स कहते हैं। तो कुछ लोग जो है हमारे कॉलेज में भी आते थे दूसरे कॉलेजेस से कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो ऐसा मैकेनिज़्म भी है, बट अगेन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर तुम चाहो कि तुम्हें अपने कैंपस में ही पढ़ना है तो फिर तुम, क्योंकि देखो 4 से 5 मेरे को याद है मेरी 4 से 6 होती थी हिंदी C की क्लास, तो इट वाज डिफ़िकल्ट कि मैं दूसरे उसमें जाऊं, और थोड़ा सा अनकन्वीनियंट भी हो जाता है, इनकन्वीनियंट होता है। तो इसलिए थोड़ा ना ध्यान से सारी चॉइसेस लेना। और तुम्हें वो पूछेंगे कि मतलब तुमने कहाँ तक पढ़ी है, तो तुम्हारी मार्कशीट का प्रूफ भी मांगेंगे। ठीक है, मार्कशीट का प्रूफ मांगेंगे, तो ऐसा नहीं कुछ गलत मत भर देना, जो तुमने करा है वही चीज़ें तुम्हें सही सही डिटेल्स भरनी है। देखो AEC में तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे नहीं, तुम्हें जो वो पूछ रहे हैं वो बता दो, बस तुम्हें इतना करना है। बाकी सेक और वैक उसके अंदर तुम्हारे पास तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या लेना है, तो अपनी मर्जी से फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस जो है वो भर दो। प्रैक्टिकल एग्जाम लेना है तो उस हिसाब से भरना, और अगर तुम्हें रिटर्न ही चाहिए कि नहीं मैं तो रिटर्न में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो वैसे कर सकते हो। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम के देखो एडवांटेज तो पता ही है कि यूनिवर्सिटी का नहीं होता, अगर टीचर ही जो है वो ही मार्क्स दे देता है। बट डिसएडवांटेज ये है कि अगर तुमने क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करी, तुम अगर टीचर तुम्हारी शक्ल नहीं जानता है,
तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि 80 मार्क्स जो है उसका होता है तुम्हारा ये सेक और वैक। तो बेसिकली डिफ़िकल्टी तब आ जाती है जब 80 मार्क्स जो है वो टीचर के हाथ में होते हैं और उन्हें ही डिवाइड करनी होती है। तो अपनी मर्ज़ी से वो बोलते हैं कि मैं तो 1 टेस्ट लूँगी, मैं 2 टेस्ट लूँगी, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, या फिर टेस्ट ही नहीं लूँगी, असाइनमेंट लूँगी, या फिर मैं पूरे अटेंडेंस के बेसिस पे करूँगी। तो ये सारा बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर। तो ये जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी अगर मैं रिटन एग्ज़ाम की बात करूँ सेक और वैक में, तो कुछ सब्जेक्ट, जैसे मेरे सेम 2 में एक सब्जेक्ट था जिसके अंदर रिटन एग्ज़ाम था, तो 50 मार्क्स जो थे वो टीचर के हाथ में थे और 30 मार्क्स मैंने रिटन पेपर दिया। तो देखो मैक्सिमम 30 मार्क्स ही होता है, 30 मार्क्स का ही तुम्हारा सेक वैक का पेपर होगा अगर रिटन पेपर होगा। बाकी 50 मार्क्स तो होंगे ही जो टीचर के हाथ में होंगे। तो सेक और वैक में बहुत ज़रूरी होता है कि टीचर जो है वो अच्छा मिल जाए, तुम्हें अच्छे अच्छे नंबर दे दे, तुम उनकी क्लासेस अटेंड कर लो, सब कुछ ईजीली हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सेक और वैक चूज़ करते वक्त इजी सब्जेक्ट्स ही लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को। बट हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली सेक और वैक इसीलिए ही लाया गया है ताकि तुम अपने जो इंटरेस्ट है वो परसू कर सको, ठीक है। तो सेक और वैक की बात कर ली। एईसी का भी मैंने बता दिया है, तुम्हें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एईसी के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन पूछे वो तुम्हें क्लियरली बता देनी है, ठीक है। तो सेक वैक और एईसी हो चुका है। अब मैं वापस आ जाती हूँ कोर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो कोर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ वापस से, तो देखो 160 मार्क्स जो है वो तुम्हारे होता है एक पेपर का, ठीक है। इसका ब्रेकअप होता है 70 + 90, ठीक है। 70 और 90 का ब्रेकअप होता है, और 70 जो होते हैं वो इंटरनल्स होते हैं और 90 मार्क्स का तुम्हारा फुल फ्लेजेड पेपर होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि 90 मार्क्स का तुम एक्सटर्नल पेपर लिखोगे और 70 मार्क्स जो है वो इंटरनल जो तुम्हारा कॉलेज है वहाँ से जाएंगे। अब इस 70 मार्क्स का अगर मैं ब्रेकअप समझाऊँ, ठीक है, अगर मैं लेक्चर की बात करूँ 30 मार्क्स की, तो वो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। ये भी टीचर के हाथ में, टीचर चाहे 2 टेस्ट ले ले, 3 टेस्ट ले ले, प्रेजेंटेशन ले ले, या कोई ग्रुप एक्टिविटी करवा दिया, कुछ भी वो मांग सकता है तुमसे, वो 30 मार्क्स में, पर वो लेक्चर के अंदर होते हैं। तो हर सब्जेक्ट के, ये मैं पहले मेरे को बता देना चाहिए था, एक्चुअल में क्या होता है ना कि एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर होता है, ट्यूटोरियल होता है। लेक्चर होता है जो तुम्हें पढ़ाएंगे और ट्यूटोरियल होता है डाउट्स के लिए। तो ट्यूटोरियल में 40 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 40 मार्क्स भी वो ट्यूटोरियल का दूसरा टीचर होता है। मतलब एक सब्जेक्ट जो है वो 2 टीचर पढ़ाएंगे, एक लेक्चर में पढ़ाएगा मेन और ट्यूटोरियल में डाउट सॉल्व करेगा, पर वो टीचर जो है वो तुम्हें, तो वो कैसे भी कर सकते हैं। अगेन टेस्ट हो सकता है या कुछ भी चीज़ हो सकती है उस, अगेन वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। कुछ कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के बेसिस पे 40 नंबर दे देते हैं। मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे हैं, और कुछ लोग 5-6 टेस्ट लेके ही मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगेन अगर मैं अटेंडेंस की इंपॉर्टेंस बताऊँ मार्क्स के अंदर, तो लेक्चर में आउट ऑफ 30 जो है 6 मार्क्स जो है वो अटेंडेंस के होते हैं, और आउट ऑफ 40 मार्क्स, जो मैं 30 + 40 का ब्रेकअप बताया ना, उसके अंदर ट्यूटोरियल के 40 मार्क्स में से 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं। तो अगेन ये जो मैं 6 मार्क्स बता रही हूँ और 5 मार्क्स जो अटेंडेंस के हैं एक सब्जेक्ट में, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 70 में से 11 मार्क्स जो है वो तुम्हारे अटेंडेंस के ही है। तो तुम देख सकते हो कि अटेंडेंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि अटेंडेंस जो है वो हमें मेंटेन करनी ही है। और अगर सेक वैक की अटेंडेंस की मैं बात करूँ, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। अगैन 80 मार्क्स में से 2 नंबर, कभी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 2 मार्क्स जो थे वो अटेंडेंस को दिए हुए थे, बट सेमेस्टर 2 में ऐसा कुछ भी नहीं था। सेमेस्टर 2 के अंदर 0 मार्क्स वो देयर फॉर अटेंडेंस, पर जो हमारे टीचर थे उन्होंने अटेंडेंस को भी 5 मार्क्स दे दिया था। तो सेक वैक में इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि टीचर क्या चाहता है। बाकी लेक्चर और ट्यूटोरियल की अगर मैं बात करूँ कोर सब्जेक्ट्स के अंदर, कोर सब्जेक्ट्स प्लस जनरल इलेक्टिव, उसके अंदर फिक्स्ड होता है अटेंडेंस के मार्क्स। तो 6 और 5 में बता ही चुकी हूँ, इन लेक्चर एंड ट्यूटोरियल रिस्पेक्टिवली। आई थिंक अब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल दी है, तो आई होप तुमने चीज़ें लिख ली होगी, और अगर नहीं लिखी है तो वापस वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार फिर से देख लो और सारा समझ लो अच्छे से कि क्या पूरा मैट्रिक्स है। देखो मैं एक बार फिर चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऑल्दो 160 मार्क्स का तुम्हारा जीई और कोर्स सब्जेक्ट्स का पेपर है, पर जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो एक ग्रेड पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो तुम्हें मिलने तो ग्रेड ही है, ठीक है। तो होगा तो तुम्हारे साथ पहले ए बी ऐसा कुछ होगा, ओ स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग, ए स्टैंड्स फॉर एक्सीलेंट, ऐसा कुछ होता है। और उसके बाद जो तुम्हें 10 में से ग्रेड पॉइंट मिलेगा, यानी कि 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑल्दो मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है,
पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही ग्रेड पॉइंट में आएगा, ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है जो तुम्हें दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर कमिंग टू द कॉलेज, तो तुम थोड़ा प्रिपेयर हो जाओगे कि कैसे तुम्हें सिलेक्शन करना। और बेसिकली मुझे लगता है वीडियो तुम्हारा जो तुम्हें सब्जेक्ट चॉइसेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली फॉर बीकॉम ऑनर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगा हो, किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।